नमस्कार। आज सोशल मीडिया पे कुछ बात चल रही थी कि कोई एक सीनियर फंड मैनेजर बड़े फंड हाउस के उन्होंने कुछ कहा कि स्मॉल एंड मिड कैप में वैल्यूएशन ज़्यादा है, आप सावधान रहिए और रिडीम कीजिए, ऐसे कुछ बात फैल गई है। और बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर और इन्वेस्टर मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं अपने स्मॉल कैप एसआईपी को बंद करा दूं, क्या मैं रिडीम करा दूं। ऐसी बहुत प्रश्न आ रहे हैं मुझसे। तो मैंने सोचा कि मैं अपना 2 टके की जो भी है मेरी सोच उसको आपको बताऊं। तो पहली चीज़ कहूँगा कि आप पैनिक मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो कहा वो बहुत एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है, बहुत सालों से उन्होंने डाउन साइकिल अप साइकिल देखा है और उनकी सोच में जो सही लगा उन्होंने कहा। मगर आपको उसको किस तरह से रिएक्ट करना, यही पे ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। बिकॉज उनका तो एक्सपीरियंस है तो ज़रूर वो कहेंगे तो कुछ वो अनुभव से ही कह रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने बताया। क्यों? क्योंकि अब स्मॉल कैप पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा गिरा है, मिड कैप उससे भी कम गिरा है और लार्ज कैप सबसे कम गिरा है 6 महीने में। क्यों? बिकॉज FIS बेच रहे थे तो उसका डोमिनो इफेक्ट आपको दिख रहा है। और उन्होंने कहा कि नहीं, वैल्यूएशन बहुत बहुत हिस्टोरिकली बहुत हाई हो गए हैं, तो अभी सावधान रहने की टाइम है। मगर क्या आपको कुछ करना है, रिडीम करना है एसआईपी को? देखिए, एसआईपी में अगर आप 5, 10, 15, 20 साल की कर रहे हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कायम रहने दीजिए। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। मगर आपने अगर लमसम को ही 6 महीने में बांट दिया कि 6 इंस्टॉलमेंट में करूँगा, तो वो जेन्युइन एसआईपी नहीं होता है, वो आपका लमसम का टाइमिंग होता है। और मार्केट की ये रूल है ना कि ऑलवेज आपको टाइम जितना आप मार्केट में स्पेंड करते हो, देते हो मार्केट को, उतना बेहतर होता है। टाइमिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। यानी आप कुत्ते और खरगोश के साथ देखिए, कुत्ता भागता है खरगोश को पकड़ने में, तो कुत्ते के साथ भी भागकर खरगोश के साथ भी आप भाग नहीं कर सकते हो। तो हर वक्त में कौन सा अभी अच्छा करेगा, उसको मैं इसे यहाँ से वहाँ कूदूँ, यहाँ से यहाँ कूदूँ, ये नहीं होने वाली बात है। सेकेंड बात क्या है कि यस, आज 6 महीने में स्मॉल कैप गिरा है, मगर मार्केट का और भी एक नियम है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ मीन रिवर्शन। यानी जो भी ऊपर गया है वो नीचे आएगा अपने एवरेज की ओर, और जो भी नीचे गया है वो भी ऊपर आएगा अपनी एवरेज की ओर। राइट? तो अल्टीमेटली मार्केट में साइकिल अल्टीमेटली सेट राइट होगा और आपका लॉन्ग टर्म है। तो इसमें एसआईपी का जो रुपए कॉस्ट एवरेज का जो बेनिफिट आता है ना, वो उसी से आता है। ये वॉलेटिलिटी और सिक्लिकलिटी के कारण ही आपको सस्ते में बहुत यूनिट खरीदने का मौका मिलता है, और जब मार्केट बढ़ती है तब आपको उसमें हाई वैल्यू में बेच के बाय लो सेल हाई का इंप्लीमेंट होता है। राइट? इसलिए ब्रॉडली लॉन्ग टर्म एसआईपी वाले को कुछ इसके कारण नाराज नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। वो तो कह दिया मैंने, मगर फिर कैसा करना है, क्या करना है? तो 3 नियम मैं बताता हूँ जो मैंने अपने ज़िंदगी में अपना किया है और अपने लोगों जिनको भी मैं सलाह देता हूँ उनको दिया है। क्या है? 3 चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है जो आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? पहला, आप अपना रिस्क एपिटाइट को जानिए और उसके हिसाब से करिए काम। राइट? कोई होता है कि बहुत रिस्क लेने वाला, यानी कुछ दिनों के लिए नुकसान चला गया फिर भी मेरे को पता है कि अल्टीमेटली मेरे प्रॉफिट आएगी, तो चुप बैठता है। और कुछ थोड़ी बहुत गिरावट से ही डर जाते हैं। तो ये हर एक का अलग एक सोच होती है, उसकी एक एक्सपीरियंस होती है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो आप अपना रिस्क कैपिटल जानिए, पहली बात, और उसके हिसाब से आपको अलोकेट करना है। क्या है सेकेंड बात? ऑलवेज आप एसेट एलोकेशन कीजिए। एसेट हमने सभी अंडे को एक ही बास्केट में नहीं डालना, ये इंग्लिश में आपने कहावत है। तो सभी को एक ही एसेट क्लास में, अगर आपने पूरा स्मॉल कैप में ही डाला है तो बात अलग है। मेरा मानना है कि ऐसा कोई नहीं हो सकता है, नहीं होना भी चाहिए। हो गया है तो डाइवर्सिफाई कीजिए, बट उसमें बाद में आता हूँ मैं। मगर एसेट एलोकेशन क्या होता है? एक तरफ इक्विटी होता है, डेट होता है, गोल्ड होता है। राइट? तो ऐसी एसेट क्लासेस, और इक्विटी के अंदर ही लार्ज कैप होती है, मिड कैप होती है, स्मॉल कैप। ये हर एक का रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल अलग होता है। एक टाइम में ये करता है, एक टाइम नहीं करता है। तो आपको आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कंसल्ट करके, इन्वेस्टर आपके एडवाइज़र के साथ कंसल्ट करके आप ले सकते हैं। नहीं अपने आप कर रहे हैं तो भी ये जानकर कीजिए कि आप सभी एसेट क्लास में कुछ ना कुछ डालो। कितना कितने, वो आपके रिस्क कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी बात है, हर एक एसेट क्लास के अंदर आप डाइवर्सिफाई कीजिए। यानी सभी एक ही फंड हाउस के एक ही फंड के अंदर मत डालिए। किसी को चुना लार्ज कैप चुना, 3-4 चुनी है, मिड कैप 3-4 चुनी है। वैसे ही क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं एक डेटा आपको पेश करता हूँ। सबको पता है कि अभी 6 महीने में तो स्मॉल कैप ज़्यादा गिरा, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप। वो छोड़िए, 52 वीक के हाई से सब के सब गिरावट ही हुआ है, सभी के हाई से कंपेयर करें तो फंड्स के अंदर भी वही बात है। तो मैंने कुछ गिने चुने फंड्स को सब स्टडी किया और
मेरे मानने में मैं खाली लार्ज कैप और स्मॉल कैप को अभी कंपेयर करता हूँ, नहीं तो हर एक टाइप के फंड को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप और वर्स्ट परफॉर्मिंग, 3-4 बेस्ट का एवरेज उठा रहा हूँ मैं और 3-4 वर्स्ट का एवरेज, 3-4 बेस्ट स्मॉल कैप का और 3-4 वर्स्ट स्मॉल कैप का। तो वर्स्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप सबकी का नुकसान हुआ है 52 वीक हाई से। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप का नुकसान एवरेज 3-4 फंड के जो है था 13% नुकसान, और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप का था 15%। फासला खाली 2% का है, फर्क खाली 2% का है, वेरस इंडेक्स में देखें तो बहुत फर्क है, राइट। नंबर 1। अभी बेस्ट परफॉर्मिंग होते हैं जिसने कम नुकसान करवाया आपका पोर्टफोलियो में, लार्ज कैप के बेस्ट 3-4 फंड ने 9% गवाया है, स्मॉल कैप के बेस्ट 3-4 फंड ने भी 9% गवाया है, यानी दोनों ने एक तरह का नुकसान दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ये डाइवर्सिफिकेशन काम क्यों आता है? क्योंकि एक चीज़ है कि सेबी ने ही हर फंड हाउस के अंदर हर फंड कैटेगरी के अंदर बहुत से फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। जैसे स्मॉल कैप फंड में अब 35% से 65% आपको स्मॉल कैप रखना है, राइट। 35% आप लार्ज कैप में डाल सकते हो, मिड कैप में डाल सकते हो, थोड़ा बहुत कैश में रखते हो, कुछ भी कर सकते हो। हर एक फंड उसका अलग सोच होता है, वो उसको अलग तरीके से। तो गिरने टाइम में उन्होंने अगर ज़्यादा लार्ज कैप में डाला तो उनकी बेटर परफॉर्मेंस, बढ़ने टाइम में उधर डाल दिया तो नुकसान होगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि हर एक का आप बेनिफिट उठा सकते हैं कि डिफरेंट पीपल का डिफरेंट थॉट प्रोसेस। सिमिलरली आप सेक्टर के देखें, यही 52 वीक हाइक में कुछ सेक्टर ने 15-20% पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है, कुछ ने बहुत नेगेटिव भी दिया है। तो हर फंड मैनेजर की सेक्टर एलोकेशन की बात भी होती है। तो ये फ़र्क के कारण आपको ऑलवेज डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कहते हैं ना इंग्लिश में, एक सभी अंडे को एक ही टोकरी में मत डालिए। तो हर एक के अंदर आपको डाइवर्सिफाई करना है। तो मैं रिपीट करता हूँ क्या कि ये 3 चीज़, राइट। आपका रिस्क एपेटाइट जानिए, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। सेकंड, आप एसेट एलोकेशन पे भरोसा कीजिए, सभी एसेट में कुछ ना कुछ डालिए। और तीसरी बात, आप एक एसेट के अंदर भी आप डाइवर्सिफाई कीजिए, राइट। क्यों ये सब बेनिफिट में आता है? क्योंकि अल्टीमेटली आपको जब आपकी 10, 15, 20 साल बीतती है और आपको पैसे की ज़रूरत होती है, जिस भी आपने गोल के लिए किया है, तब शायद एक एसेट क्लास बहुत ऊंचे पे हो, कुछ नीचे पे हो, ये कौन जाने। अगर आपने डाइवर्सिफाई किया तो आपको कुछ ना कुछ एसेट क्लास आपके काम आएगा वेल्थ क्रिएशन में, आपके गोल को मीट करने के लिए। तो अगर ये नियम आप फॉलो करते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत है। आज जो सोशल मीडिया में खबर जा रही है उसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना SIP लॉन्ग टर्म कायम रखिए। मगर ये 3 रूल मैं बाद में वापस एक बार रिपीट करता हूँ। आपकी रिस्क एपेटाइट आप जानिए, उसके हिसाब से एक्ट कीजिए। सेकंड बात है कि आप एसेट एलोकेशन में बिलीव कीजिए और उस हिसाब से सभी एसेट क्लास में कुछ ना कुछ डालें। कितना किस में आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड होता है। और तीसरी बात है कि आप एक एसेट क्लास के अंदर भी आप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए डिफरेंट फंड हाउसेस और डिफरेंट फंड मैनेजर्स के। ये तीनों अगर आप करेंगे तो ऐसी बातों से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अपना लॉन्ग टर्म गोल पे आप कायम रहिए और स्टे इन्वेस्टेड रहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो 10% की गिरावट 6 महीने में हुआ है, कल आप जब रिडीम कर रहे हो और स्मॉल कैप वापस हाई में जाएगा तो यही आपका काम आएगा, सबसे बेस्ट रिटर्न इन इंस्टॉलमेंट से ही आपको मिलेगा, राइट। तो इस बात से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शायद आपको काम आएगा। आपकी सोच आज इतना हलचल मच गया है इसके कारण, राइट। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।